2024 के महासवर में क्या इस बार राम मंदिर बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर क्या सियासी मुद्दा है? क्या राम नाम की लहर जैसे कोई बात है या नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 2024 के महासमर की शुरुआत मोदी की गारंटी से हुई। पहले चरण के रण के बाद विरासत टैक्स और मंगलसूत्र के बयान पर सियासत गरमाई। दूसरे चरण में मामला वोट जिहाद और अब तीसरे चरण में आते आते राम मंदिर का मामला एक बार फिर से आने लगा है और साथ साथ अब पूरा तुष्टीकरण पर यह मामला सामने आता जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम के शरण में आने वाले हैं और यहां से खबर यह है कि यहां से एक बड़ा मैसेज देंगे और सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब राम जी लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। और सवाल यह भी है कि मोदी की राम भक्ति से विपक्ष को क्या टेंशन है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला भी कर दिया और कहा कि आस्था का कांग्रेस मजाक उड़ा रही है और मेरे द्वारका जाने पर भी शहजादे को आपत्ति है। अब सवाल यह है कि क्या राम लहर के भरोसे बीजेपी 400 की सीढ़ी पार करना चाहती है? उस मुद्दे की चमक फीकी ना पड़े इसलिए एक बार फिर से अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करके और वहां से वो बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। ये एक संयोग है या फिर कोई सियासी गुणागणित को समझते हुए एक मास्टर स्ट्रोक है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। 3 सवाल जो है वो आपके सामने लाते हैं और आज सबका हिसाब होगा में जो 3 सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राम लहर फीकी पड़ी इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में पहुंचे? क्या श्री राम आशीर्वाद के बिना 400 पार कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मोदी की राम भक्ति की काट कैसे निकाल पाएंगे विरोधी? तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरा रिपोर्ट देखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। 400 पार जाना है, प्रभु को मनाना है। 24 में फिर एक बार हैट्रिक का प्राण श्री राम की शरण। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जीतेंगे संग्राम लेकर प्रभु का नाम। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। फीकी पड़ी लहर, चले राम की डगर। चौबीस की लड़ाई भीषण रण की तरफ बढ़ रही है। 2 चरण का मतदान हो गया है, लेकिन अभी भी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। लिहाजा कोई भी दल अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जहां पीएम मोदी अपने तरकश के हर तीर को आजमा रहे हैं, वहीं विपक्ष बीजेपी के विजय अभियान को रोकने के लिए जी जान से लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अयोध्या में हैं। पीएम मोदी अपने प्रभु श्री राम की शरण में पहुंचे हैं। 24 की लड़ाई को फतह करने के लिए मोदी प्रभु का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए एक बार फिर पीएम मोदी भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसके बाद 4 चरणों की वोटिंग बाकी रह जाएगी।
ऐसे में ठीक चुनाव के बीच में पीएम को अयोध्या क्यों जाना पड़ रहा है? सवाल कई उठने लगे हैं कि क्या रामलला के दर्शन के बिना 400 का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा? क्या राम लहर फीकी पड़ने लगी है? 2 चरणों के चुनाव के बाद क्या पीएम मोदी और बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि बिना राम के सहारे 400 पार की नैया पार नहीं लगेगी? इसलिए बीजेपी राम नाम का माहौल बनाकर चुनाव में फिर नई जान फूंकने की कोशिश में है। राम की क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि 2024 के चुनाव में अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा अब ठंडा पड़ने लगा है? चुनाव में ऐसे कोई राम नाम की लहर नजर नहीं आ रही है। क्या 22 जनवरी को हुई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मुद्दा ठंडा सा हो गया है? क्या जनता अब भी श्री राम के मुद्दे से इतर कुछ और सोच रही है? 2024 के रण में पहले चरण से लेकर अब 7 मई को होने वाले तीसरे चरण की वोटिंग तक कई मुद्दों पर सियासी जंग दिखाई दे रही है, जिसमें श्री राम मंदिर से लेकर आरक्षण, संविधान, मंगलसूत्र, विरासत और पाकिस्तान जैसे कई मुद्दों पर भारी सियासत दिखाई दे रही है। लेकिन कोई भी मुद्दा ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसे आंधी या लहर की तरह देखा जाए। अब इसे मजबूरी कहिए या जरूरी, बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा है कि बिना राम नाम के सहारे मिशन 400 पार करना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए राम नाम के सहारे सियासी आंच फिर से भभकाने की जरूरत आन पड़ी है, ताकि आने वाले 5 चरणों में इसका माहौल नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने यूपी में कई ताबड़तोड़ रैलियां की। इटावा पहुंचे और इटावा में उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला किया और कहा कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को हमारी आस्था से दिक्कत है, वो हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे द्वारका दौरे का वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले वो सीतापुर में थे और वहां पर उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा कि मुस्लिम भाई भी अब ये समझ गए हैं कि किस तरीके से उनको ठगा जा रहा है और अब अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, विपक्ष के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि अब राम के नाम पर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर आपने काम किया है तो राम के नाम की जरूरत क्या है? सवाल ये भी है कि मोदी की राम भक्ति से विपक्ष को दिक्कत क्या है? इसी पर हम आज डिबेट करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ऋषि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कौशलकांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्ष कह रहा है अगर आपने काम किया है तो राम के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? राम को आपने आस्था का नहीं बल्कि वोट बैंक की सियासत बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से राम हमेशा उनका विचार रहे हैं, राम उनके लिए आस्था रहे हैं और राम के बगैर हमारा तो कुछ काम नहीं चलता। हम तो शान से कहते हैं मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो लोग जो लोग ये नारा लगाते थे लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, जो लोग ये नारा लगाते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो ये एक आस्था और निआस्था का युद्ध है। हम लोग आस्थावादी लोग हैं और हम सिर्फ राम के नाम पे नहीं, राम विरासत
और विकास दोनों साथ साथ लेके चलने की बात करते हैं। जब हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो नई संसद बनाई, सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया, दुनिया के सबसे लंबे हाईवे टनल बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी मोटर क्रूज गंगा विलास वेसल बनाई, 370 खत्म की, 3 तलाक खत्म किया, मेक इन इंडिया बनाया, 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया, जोजिला टनल बनाया, वंदे भारत ट्रेन चलाई, भारत मंडपम बनाया, G20 बनाया, 111 यूनिकॉर्न चल रहे हैं, 1 लाख स्टार्टअप हैं, सब 76% डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, लाइन लगी हुई है। अच्छा। आपको विकास नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप आस्था को हटा करके देखना चाहते हैं। पहले मंदिर रहित विकास होता था, आज मंदिर सहित विकास होता है। पहले आस्था विहीन विकास होता था, आज आस्था के साथ विकास होता है। तो ये अपनी अपनी विचारधारा की बात है। हम तो शान से कहते हैं कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है। अब विनय सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आस्था से विपक्ष को क्या दिक्कत है? वो द्वारका जाए, अयोध्या जाए, क्यों सवाल उठाते हैं आप लोग? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, इनके आस्था से किसी को दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है जनता से, इनको डर है जनता जनार्दन से। आज ये 400 पार के लिए नहीं जा रहे हैं, आज ये 200 पार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये कहीं न कहीं चुनाव में जो है एक अलग हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई किस चीज की है? आज जो लड़ाई है, इन्होंने कहा है ना, ये है मानव धर्म और मानवहीनता की लड़ाई है। आज यहाँ पहुंच चुकी है लड़ाई, क्योंकि इन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपनी मर्यादा और अपने धर्म को निभाने, राजधर्म को निभाने के लिए वो किसी हद तक चले गए, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है, एक झूठ की पाठशाला खोली है, जनता से वादा किया है, जनता से झूठ बोला है, जनता को रोजगार देने की बात की है, जनता से रोजगार छीना है, जनता को महंगाई कम करने की बात की थी, सिलेंडर दाम कम करने की बात की थी, सिलेंडर का दाम बढ़ाया, इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, इन्होंने किसानों को आज कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम किया है। तो ये झूठ के पाठशाला के लोग हैं, ये राम राज्य के काबिल नहीं है। ये अच्छा विनय सिंह जी, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी तब से दूसरी बार जा रहे हैं, आपके नेता हो चाहे इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता हो, वो राम जी से, अयोध्या से तो दूरी क्यों बनाए आप लोग, जा क्यों नहीं रहे? देखिए, मैं बताऊं, राम से दूरी किसी की नहीं है, राम तो सबके हृदय में है। तो जा क्यों नहीं? क्या मजबूरी है वो, आप लोग जा नहीं रहे वहां पे? जाएंगे, हमने प्रण चुनाव के बाद जाएंगे। इस लंका को जब ढहा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो लंका रूपी जो देश में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको ढहा लिया जाएगा तो राम के दर्शन। विनय जी, या कोई मजबूरी है? आपको डर लग रहा है कि राम के दर पे जाएंगे तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, राम एक प्रण का डर नहीं है ना कोई? नहीं, राम एक प्रण का शब्द है। हम प्रण किए हैं, राम के नाम का प्रण किए हैं। हाँ। जब जनता के जो लिए हम काम करेंगे और जनता के प्रति जो उदासीनता रही है भारतीय जनता पार्टी का, इसको खत्म कर लेंगे। हम अच्छा। राम का दर्शन करेंगे, भव्य रूप से दर्शन करेंगे। हाँ। और पूरे देश की जनता को आह्वान मतलब आप 4 जून के बाद दर्शन करने जाएंगे, इसका मतलब? इस लंका को ढहा के अवश्य करने जाएंगे, तब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी किया। ठीक है। प्रेम सर देखिए, अब अयोध्या पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष कह रहा है कि भाई हम जो है वोट मुद्दों पे बात कर रहे हैं और वो राम के नाम के सहारा पे है। आज बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा भाई विकास और विरासत दोनों की बात हो रही है, लेकिन राम के नाम पर विपक्ष जो है क्यों पीछे हट रहा है, और राम के नाम पर मोदी क्यों जो है ऐसा लग रहा है कि 400 पार के लिए जा रहे हैं वहां पे? अंजनी जी, क्या आपको भी लगता है कि राम के नाम पर वोट मांगने जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि वो चुनाव जो है वो श्री राम से के नाम पर ही वोट मांगा जाना चाहिए, तब तो आप सही हैं, विपक्ष को भी जाना चाहिए। लेकिन इस देश में ज्यादातर लोगों की ये सोच है कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी गए हैं अयोध्या, जा रहे हैं, वहां पर एक श्रद्धालु जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जाने को लेकर के वहां पूरा सजावट की गई है। हमने देवी देवताओं के लिए सजावट तो देखी है, लेकिन मंदिर की सजावट श्रद्धालु के लिए हो, ये बात अनोखी लगती है हमें। तो ये पूरी तरह से उल्टी गंगा बह रही है। आपने भी जो अपना बनाया हुआ है पोस्टर, जिसके बैकड्रॉप में आप हैं, आप देखिए शिवालय
उसका जो मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है उसके बराबर में नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से बिठाया मानो वो देवता हो। भाई हम तो इस पर भी आपत्ति जताते हैं, ऐसा क्यों होगा मीडिया में कि बैकड्रॉप जो बनेगा मंदिर के ऊपर में उसके बराबर उससे भी ऊंचा आप नरेंद्र मोदी को बिठाएंगे क्या? ये क्या हो रहा है? और चुनाव आयोग चुपचाप पूरे देश में धर्म का इस्तेमाल होते हुए देख रहा है। भाई वो प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि श्रद्धालु जा रहे हैं? इसका क्यों पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट होगा? पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव प्रचार भी कई इलाकों में बंद हो चुका है, लेकिन इसका प्रप्रसारण होगा। प्रेम सर, बाकी लोगों को भी जाना चाहिए। राहुल जी को कौन रोका है? अखिलेश जी को कौन रोका? उनको भी जाना चाहिए। तो आस्था का विषय है। और लल्लू सिंह के लिए रोड शो भी करने वाले हैं वो, लल्लू सिंह जो वहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ये मानते हैं कि धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर वोट मांगना चाहिए, तब आपका प्रश्न सही है कि हमारे मानने न मानने से क्या होता सर? ये तो विपक्ष कह रहा है कि वो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो तो अभी समाजवादी पार्टी को भी सुना आपने, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे। आप तो पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है? हाँ। तो क्या वोट मांगने के लिए जाए श्री राम के पास? जो श्री राम के पास जा रहा है वो वोट मांगने जा रहा है। मंदिर को, आस्था को, जो वहां पे जा रहा है, जो भक्त जा रहे हैं वो वोट मांगने जा रहे हैं। आप क्या हो रहा है? और ये हो क्या रहा है पूरे देश में जो इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है? श्रद्धा दिखाई जा रही है क्या? ये तो वोट ही मांगे जा रहे हैं। नहीं अच्छा। तो श्रद्धालु तो राहुल गांधी और विपक्ष को सर वो क्यों नहीं जा रहे? उनको किस बात का डर है? जो हमने सवाल पूछा था, आपसे भी सवाल वही है कि आखिर अगर वो जा रहे हैं, उनकी आस्था है, तो विपक्ष क्यों डर रहा है? विपक्ष क्यों डर रहा है? विपक्ष को भी जाना चाहिए, उनको भी हम दिखाते हैं। डर कहां रहा है? गलत नहीं कर रहा है विपक्ष। अच्छा, चुनाव में मतलब जो मंदिर जाएगा वो गलत करेगा? नहीं, गलत सही क्या? आप चुनाव में धर्म का, मैं कह रहा हूं आज कोई पूजन है अयोध्या में, कोई बड़ा आयोजन है? अरे लल्लू सिंह के लिए रोड शो करने जा रहे हैं वो। श्रद्धालु के रूप में जाना चाहिए, तो क्या इसका पूरा इवेंट होगा? पूरे देश में दिखाया जाएगा। कौशल कांजी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं रामकृपाल सर के पास जाऊंगा। कौशल कांजी जवाब दीजिए, मैं रामकृपाल सर के पास जाऊंगा। कौशल जी, वो कह रहे हैं कि भाई आज क्या है, क्यों सजाई गई अयोध्या नगरी? अभी अरे भाई, ये मुझे लगता है इनको पहले अयोध्या जाके देखना चाहिए। अयोध्या वो जो अयोध्या नहीं रह गया, अयोध्या रोज सजी रहती है। रोज सरयू तट पे दीपोत्सव होता है, रोज वहां आरती होती है, रोज वहां सजावट होती है। जाकर के देखिए तो नहीं, आज कुछ विशेष सजावट की गई है। कौशल कांजी, आज कुछ विशेष सजावट की गई, फूल सजाया गया, आज कुछ सजाया गया। मूर्ख न बनाए। अरे देश अरे प्रेम जी मैं बोल रहा हूँ, देश का प्रेम जी मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी जाता है वहाँ सजावट होती है। वहाँ के श्रद्धालु आ रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं? घरों में सजावट हो रही है, वहाँ के लोग सड़क पे खड़े हैं, वहाँ के लोग छतों पर। आ रहा हूं विनय जी, पहले राहुल सबके पास जाओ। अभी रामकृपाल सर और ऋषि जी के पास जाना है। देश की जनता नहीं, पूरे अयोध्या की जनता राम मंदिर के लिए नहीं, अपने प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़ी है। और जो मेरे मित्र कह रहे थे धर्म का इस्तेमाल, अगर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि मेरे नाम में शिव है और मैं राम से लड़ सकता हूं, तो धर्म को कौन लाया? जब वो लोग कहते हैं कि राम मंदिर का केस इसलिए नहीं सुनना चाहिए क्योंकि चुनाव है, कौन लाया? जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, धर्म को कौन लाया? जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस दूसरी लिखनी चाहिए, धर्म को कौन लाया? जो लोग धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौशल कांजी आपने जवाब दिया। रामकृपाल सर आपसे समझना चाहेंगे, ये ऐसा हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री हो या लल्लू सिंह कोई अगर राम मंदिर जा रहा है, दर्शन कर लिए, तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप चुनाव के वक्त में क्यों जा रहे हैं? चुनाव के वक्त में क्यों जा रहे हैं? सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि भाई विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है? इसको लेकर जरा दर्शकों को समझाएं कि आखिर राम के नाम पर ये कैसी सियासत हो रही है। कुछ लोग डर रहे हैं वहां जाने से और कुछ लोग जा रहे हैं, तो उस पर सियासत हो रही है। देखिए, मैंने सबको सुना। पहली बात तो मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि इस देश के मतदाता को लोग क्या समझते हैं। मतलब समझते हैं कि वो बिल्कुल उसको कुछ आता जाता नहीं, किसी के मंदिर जाने से वो अपने विचार बदल देगा, किसी के मस्जिद जाने से वो अपना वोट का विचार बदल देगा। ऐसा नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कहीं जाएं, राहुल जी मंदिर जाते थे, मोदी जी मंदिर जाएं, उसमें कोई किसी को कोई दुख तो किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मोदी जी मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि ताकि उनका वोट बढ़ जाए, तो इस देश का मतदाता इतना जागरूक है, हम चैनल पर बैठ के ज्ञान देने वालों से ज़्यादा वो जागरूक है और पहले से तय कर लेता है कि किसको वोट देना है, किस मुद्दे पर देना है।
वो हमारे आपके हल्ला मचाने से हाय हाय मोदी जी क्यों जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, ये तो धार्मिक उन्माद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मतदाता इतना भोला नहीं है भाई साहब, ये आप समझ लीजिए। मतदाता बहुत पहले से ये तय कर लेता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। वो जो उत्पादक श्रम से है, सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विसंगतियों को वो जीता है जी। इतना भोला मत समझिए कि किसी के मंदिर जाने और किसी के न जाने से वो हो जाएगा। 14 और 19 में तो कोई राम मंदिर नहीं बना था, तब आप कहेंगे बालाकोट के नाते जीत गए, फलाना के नाते। देखिए ये सब जो है ना, हार को पचाने का एक जैसे होता है ना, बुकनी ली जाती है, ये बुकनी मत तैयार कीजिए। मोदी अगर जीतेंगे तो मोदी अपने काम पे जीतेंगे, अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया है तो राम काम नहीं आएंगे। इस देश की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, अगर उसको मोदी ने काम किया है, मोदी के नेतृत्व पर अगर उसे भरोसा है तो ही वोट मिलेगा। बाकी ये कहना कि फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ये तो हर चुनाव में होता है। धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा था, ये 14 में भी कहा गया, 19 में भी कहा गया, 24 में भी कहा जा रहा है, वही घिसी पिटी बातें। मैं फिर कह रहा हूं, मतदाता का अपमान मत कीजिए। अगर मोदी गलत काम कर रहे हैं तो मतदाता जरूर उनको वोट नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि मोदी जी किसी वोट के बहाने सिर्फ श्री राम का मंदिर बनवाया वोट के लिए, तो तय जान लीजिए जनता वोट नहीं देगी। लेकिन अगर जनता फिर भी वोट देती है तो आप समझ लीजिए जो वोट मिलेगा बीजेपी को, वो काम प्लस राम पे मिलेगा। राम मंदिर, ये पॉइंट सर आपका। अब ऋषि जी आपके पास आते हैं। रामकृपाल सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, काम पर जनता वोट देगी, राम और काम। ऋषि जी आपको क्या लगता है, ये जो राम के नाम पे अयोध्या दौरे पे सियासत हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सभी विद्वान लोगों को मैंने सुना है जी, बीजेपी प्रवक्ता और आदरणीय रामकृपाल जी की बात से तो ये लगता ही है कि राम के सहारे, और बीजेपी प्रवक्ता ने खुद भी कहा कि राम के सहारे हमारा सभी काम हो रहे हैं जी। तो ये तो फैक्ट्स है कि बीजेपी की जो राजनीति रही है, खासकर जो कमंडलवादी राजनीति रही है, उसमें बीजेपी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अंजनी जी, आप भी पत्रकार हैं और हम में से सबसे वरिष्ठ रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी जरूर इस बात को मानेंगे कि 2014-2019 वाला जो मोदी हवा और मोदी का वेव, अंडर करंट की बातें हम तमाम पत्रकारों ने देखा था 2014-2019 में, वो स्थिति 2024 में नहीं है। इसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। खासकर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद ये बीजेपी के जो थिंक टैंकर हैं उसमें परेशानी का सबब है। जिस प्रकार से टर्नआउट हो रहा है और जिस प्रकार से फीडबैक आ रहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जिनी जी, आप भी बिहार से हैं, नवादा में मोदी जी रैली करते हैं और नवादा का जो डेमोग्राफी, ऋषि भाई आप तो जानते हैं, लग रहा भूल गए, मैं तो यूपी से हूँ, अयोध्या बगल आजमगढ़ से हूँ जी। आज आजमगढ़ पूर्वांचल में ही आता है, तो बिहार का हम लोग बिहार का हिस्सा मान लेते हैं। पूर्विया है जी, तो पूर्विया है। तो नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है और मोदी जी की रैली के बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहां बड़ा टर्नआउट होगा, और मैं आपको बताऊं 41-42% की टर्नआउट होती है। कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है, पूर्णिया है, तमाम ऐसे हैं, या राजस्थान में ही देख लीजिए, जहां बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी सैचुरेटेड पोजीशन में है। और जो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद जो फीडबैक आ रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के भी नेता मान रहे हैं कि जो 14 और 19 में वेव था मोदी के लिए, वो मोदी के लिए वेव 24 में नहीं है। उसका कारण है मोदी के विरुद्ध, खुद मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन इनके जो सांसद हैं, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके विरुद्ध घोर एंटी इनकम्बेंसी है। और इसका नुकसान मोदी के रैली के बावजूद भी, क्योंकि कोई वेव नहीं है, बड़ी बात कह रहे हैं नहीं है, बड़ी बात कर रहे हैं, इसके कारण जो है जो टर्नआउट होने चाहिए, खासकर बीजेपी के कौशल काजी। देखिए, ऋषि जी ने कहा कि जो आपके सांसद हैं, जो उम्मीदवार है, उनसे नाराजगी है, पीएम से नाराजगी नहीं है, उनसे नाराजगी है, और यही वजह है कि अब आपको राम की शरण में जाना पड़ रहा है। मैं खत्म कर लूं, जल्दी सर। हाँ, देखिए अंजनी जी, दूसरी बात, इस बात से प्रेम जी भी सहमत होंगे, तमाम बड़े पत्रकार सहमत होंगे। आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव याद होगा, कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि उनको 30-35 सीटें आ जाएगी,
लेकिन फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के बाद 24 लोकसभा की बात कर रहा हूं, कांग्रेस को भी उम्मीद लाभ ये लगने लगी है कि जनता की जो वर्तमान सरकार से कुछ हद तक नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी उस प्रकार से कोऑर्डिनेट चुनाव को नहीं कर पाए जिस प्रकार से करना चाहिए था। आप देख लीजिए, इंदौर में प्रत्याशी की वापसी हो जाती है, सूरत में आप ऐसे ही वॉक ओवर दे देते हैं, कल पुरी में आपने देखा, बिहार में जिस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राजस्थान में बांसवाड़ा और आएंगे सर, इस पे विस्तार से समझेंगे, जगहों पे आएंगे ठीक है। लेकिन आपने कुछ बड़े पॉइंट उठाए कौशल कांत जी, इस पे जवाब बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 चरण के चुनाव के बाद ये चर्चा होने लगी कि भाई एक तो मतदान कम हुआ और दूसरा जैसा ये लोग कह रहे हैं विद्वान लोग कि भाई इसमें जो वोटिंग कम हुआ वो बीजेपी के लिए जो शुभ संकेत नहीं है, इसलिए आप लोग राम के शरण में जा रहे हैं, आपको मजबूरन जाना पड़ रहा है। देखिए ऋषि जी जो कह रहे हैं, और ऋषि जी या ये कहें इंडी गठबंधन के जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमेशा से बांटो और राज करो की राजनीति पे काम किया है। ये अब भारतीय जनता पार्टी को बांटने की बात करने लगे हैं, उसमें डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ये राम और शिव में डिफरेंसेस की बात करते हैं। ये देश में धर्म के नाम पे डिवाइड करते हैं। भाई वो कह रहे हैं कि भाई सांसदों से नाराजगी है, जिससे बांटने वाली बात कहां से आ गई सर? इन्होंने हमेशा केवल कह रहे हैं कि धरातल पे तमाम सांसदों से नाराजगी है। वो कह रहे हैं धरातल पे तमाम सांसदों से नाराजगी है। किसी को कोई नाराजगी नहीं है। ये इस चुनाव में केवल और केवल नेता एक माननीय मोदी जी, चुनाव निशान कमल और आस्था केवल देश है। राम जी के आशीर्वाद से आस्था देश, चुनाव निशान कमल और नेता सिर्फ माननीय मोदी जी हैं। कोई भी कुछ भी बटन दबा रहा है वो मोदी जी के लिए बटन दबा रहा है, वो भविष्य के भारत के लिए बटन दबा रहा है, वो अगले 25 साल में 1000 साल के भारत की नींव रखने के लिए बटन दबा रहा है, वो तीसरी इकॉनमी बना करके पहली इकॉनमी के लिए बटन दबा रहा है, ये देश के विकास के लिए बटन दबा रहा है, वो पूरे देश के भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास को साथ भारत को विश्व बंधु की तरह बनाने के जल्दी से जवाब दे ऋषि जी, इसके बाद मैं जाऊंगा प्रेम सर के पास और अविनाश सिंह के पास। ठीक है ऋषि जी, जल्दी से काउंटर करिए, इसके बाद अविनाश सिंह के पास जाऊंगा। देखिए, शायद हमारे मित्र ने ये नहीं सुना, मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फिर भी हमारे से पत्रकारों को एंटी इंडिया गठबंधन में डाल दिया। नंबर 1। नंबर 2, कल प्रधानमंत्री दरभंगा गए थे। आप अंजनी जी, आप देश के बड़े पत्रकारों में शुमार होते हैं, अपने रिपोर्टर से फीडबैक दरभंगा का मंगवाइए। गोपाल जी ठाकुर का जबरदस्त विरोध है अपने क्षेत्र में, कई गाँव में उनको घुसने नहीं दिया गया है। तो ये देखिए, ठीक है, इनकी जिम्मेवारी है पार्टी को डिफेंड करना। ये बीजेपी वाले मानते हैं कि तमाम सांसदों के विरुद्ध जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और मोदी जी के रैली के बाद भी ये पॉइंट है आपका, और इसको मानना पड़ेगा कि कई जगहों पे ऐसी खबरें आ रही हैं। ठीक है, अब विनय प्रताप सिंह जी आपके पास आते हैं। विनय जी, अब देखिए ऋषि जी ने जो बताया कि भाई कुछ जगहों पे सांसदों से नाराजगी है, लेकिन मोदी से नाराजगी नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विनय जी, राम के पास सर आ रहे हैं। विनय जी, आप बीजेपी प्रवक्ता से कुछ भी पूछेंगे, इन्हें झूठ की पाठशाला में एक स्क्रिप्ट मिलती है, उससे इधर कुछ बोलना नहीं है। आप कुछ भी पूछ करके देख लीजिए, वह एक ही लाइन उनको दी गई है कि जिस पर बोलना है, इससे इधर उधर नहीं होना है। तो झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट कौशल कांत जी पढ़ रहे थे, वो पढ़ते रहेंगे। रही बात दूसरी बात, आज जब फर्स्ट फेज और जो सेकंड फेज, ये तय कौन करेगा झूठ कौन बोला? यानी आप जो बोले वो सही है, वो जो बोले वो झूठ है, जनता तो सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठा करके देख लीजिए। 2022 का आप देख लीजिए संकल्प पत्र। किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी, बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा, लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। कहां दी गई? कहां पर सही बोला? तो कह तो रहे हम, ये झूठ की पाठशाला है। यहाँ केवल झूठ बोलना ही सिखाया जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं सिखाया जाता। फर्स्ट और सेकंड फेज का चुनाव होने के बाद थर्ड फेज में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है, क्यों परेशान है? हम इनके मंदिर और कहीं भी जाए, इससे नहीं हम परेशान है। हम जनता के दर्द को समझ रहे हैं। हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेकर के खड़े हैं। ये चाहे भगवान राम की बात करें, चाहे किसी की बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अगर बात करते हैं तो उनसे 2-4 शब्द सीख लिए होते कि राजधर्म का पालन, आपको पहले भी मैंने कहा, कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान में संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। कई नेताओं को आपने देखा भी, अभी बहुत से ऐसे आए हैं सोशल मीडिया पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नजर आ रहे हैं कि अब वो चीज नहीं रही जो पहले थी। 2024 बहुत से ऐसे हमने। अच्छा, ये बताइए
विनय जी, ये बताइए, दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की ये लोग बात कर रहे हैं, कौन कहा संविधान खत्म कर देंगे? इनके लोगों ने कहा। क्या कहा था? लल्लू सिंह अयोध्या की, इन्होंने कहा कि हमें इतनी सीटें चाहिए, इतनी सीटें चाहिए तभी हम संविधान को बदल सकते हैं। इनके बहुत सारे नेताओं ने कहा। लोगों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा। हिंदुस्तान में लड़ाई आज इस चीज की है कि हमारे हक और अधिकार सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम लड़ाई आज हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। आज संविधान के लिए आज हिंदुस्तान की जनता खुद खड़ी हुई है। कौशल जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं प्रेम सर और रामकृपाल सर के पास जाऊंगा। कौशल जी जल्दी जवाब दीजिए। मैं आप संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। चाहता हूं, हाँ, ये संविधान खत्म करने की बात कर, ये तो कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं। ये तो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं उससे भी पलट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने लिख रखा है कि ये बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे, यानी हिंदुवाद को खत्म करेंगे। कहते हैं हमने नहीं लिखा। ये कहते हैं लोगों की वेल्थ को लेकर के दोनों दूसरों में बांट देंगे। कहते हैं हमने नहीं लिखा, जो लिखा है वो मान नहीं रहे। और झूठ, प्लीज विनय जी, विनय जी, विनय जी, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए, दीजिए। कौशल जी बोलते रहिए, कौशल जी बोलिए आप। विनय जी, झूठ बोलते हैं विनय जी, क्या ये बताइए, 10वीं से 5वीं इकॉनमी नहीं बना? क्या हम चौथे नंबर पे ऑटोमोबाइल का मार्केट नहीं बने? क्या हम तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन नहीं बने? क्या हम दूसरे नंबर में मोबाइल प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे स्टील प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर में टेक्सटाइल प्रोडक्शन में नहीं है? क्या हम चीनी उत्पाद में नंबर 1 नहीं है? क्या हमने 11 करोड़ शौचालय नहीं बनाए? चलिए, आप कुछ भी गिनवाएंगे, उनको लग रहा है झूठ बोले। प्रेम सर रामकृपाल सर आएंगे। प्रेम सर पहले आपके पास आते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि 2 चरणों में जो चुनाव मतदान हुआ उसके बाद से जो कम वोटिंग हुई वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है या इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता की बात है? लेकिन विपक्ष कह रहा है ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। प्रेम सर आते हैं, ठीक है, आएंगे प्रेम सर, इस बार रामकृपाल सर आपके पास, ठीक है। कौशल जी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, आपने गिनवा दिया जी। प्रेम सर क्या झूठ है? आ रहा सर, ठीक है। प्रेम जी को आइए, प्रेम जी आइए। 2 चरणों में जो चुनाव हुए, हाँ, 2 चरणों में जो चुनाव हुए, उन 2 चरणों में 70 जगहों पर 70 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ये एंटी इनकम्बेंसी का स्वरूप है। अच्छा। उसके इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा पहले नहीं होता था जो इस बात देखने को मिला है। तो इस रूप में देखें तो वोट परसेंटेज गिरने का एक अपना भी अलग मतलब होता है। हालांकि एब्सोल्यूट मतलब कोई नहीं होता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो जो उत्साह राम मंदिर के पृष्ठभूमि में होना चाहिए, जो उत्साह मोदी मैजिक तथा कथित उस पृष्ठभूमि में होना चाहिए, वो उत्साह तो देखना चाहिए था ना वोट परसेंट में। पिछले बार प्रेम सर आप भी बड़े पत्रकार रहे हैं, और उस वक्त जब आप भी जब न्यूज में हुआ करते थे तब हम लोग यही चर्चा करते थे कि कम वोटिंग हुई है, यानी इस सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, ज्यादा वोटिंग होती है यानी बदलाव के लिए होता है। उस वक्त तक तो आप लोग यही सिखाते थे हम लोगों को। हाँ, ये ट्रेंड ऐसा ही हुआ करता था कि, लेकिन अब अभी क्या है कि पिछले चुनाव में 8% का जो वोट बैंक बढ़ा और फिर भी सरकार रिपीट हुई थी। यही तो बदला था ना ट्रेंड कि वोट बढ़ा फिर भी सरकार नहीं बदली, मोदी सरकार रिपीट हुई। तो अब है कि वोट परसेंट घटा तो इसी सरकार के प्रति ही उदासीनता होगी ना। यहाँ पर मतलब निकालने की जरूरत है। जब तक तो वही ट्रेंड था जो आप बता रहे हैं वो सही था। ट्रेंड बदले हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कोई मोदी मैजिक नहीं दिख रहा है, कोई राम मंदिर की वजह से कोई अधिक वोट हो वो नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश तक में वोट कम हो रहे हैं, ये वोट बैंक का प्रश्न है। एक और बात जो चर्चा में अभी आ रही थी बहुसंख्यकवाद की, थोड़ा सा एक लाइन बोलता हूं। देखिए, बहुसंख्यकवाद को ये हिंदूवाद बताते हैं। सच ये है कि अलग अलग जगहों पर बहुसंख्यकवाद क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जम्मू कश्मीर में यही बहुसंख्यकवाद का विरोध करते थे कि कश्मीर वालों का बोलबाला है और हिंदुओं का नहीं है, तो वहां बहुसंख्यकवाद में मुसलमान आ गए। पंजाब में बहुसंख्यकवाद में कौन आएगा, क्रिश्चियन बहुल इलाकों में कौन आएगा। बहुसंख्यकवाद धार्मिक आधार पर भी सिर्फ होता हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है हम ज्यादा हैं हमारी चलेगी। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है हम 147 विपक्ष के सांसदों को हम सदन से बाहर कर देंगे, हमारी हैसियत है, हम चलाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसमें ये देखेंगे कि जिस जाति का जितना वो रहेगा उसको हम देंगे। तो भी रामकृपाल सर आपके पास आते हैं। रामकृपाल सर, ये तर्क दिया जा रहा है कि 2 चरणों का जो मतदान हुआ उसमें जो कम वोटिंग हुई वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए मोदी जी जा रहे हैं मंदिर।
देखिए, आनंद फिल्म का एक डायलॉग है जी। उसमें राजेश खन्ना को कैंसर हुआ है, वो बहुत हंसते हैं। हाँ। तो वो कोई पूछता है उनसे कि भाई आपको मालूम है आपको कौन सी बीमारी, इतना क्यों आप हंसते रहते हैं? तो वो कहता है कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। तो इसलिए 4 जून से पहले अभी देखिए प्रेम भाई को लग रहा है जैसा आपने कहा कि पहले वो जब न्यूज़ सेंटर में रहते थे तो क्या कहते थे, अब वो उससे बाहर हैं तो क्या कह रहे हैं। ऋषि भाई को लग रहा है कि बहुत मुश्किल में है बीजेपी, और विनय भाई ने तो कह दिया कि बीजेपी तो बिल्कुल गायब है, कहीं कुछ है ही नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि अब तो 1 महीने से कम समय है, जनता का दुख दर्द दूर करने के लिए अगर जनता आपको चुन रही है तो जाने दीजिए मोदी को दर्शन करने, उससे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए मेरा ये कहना है, सही गलत पर बोलिए जितना रामकृपाल आसानी सर, से लोग आज की आप तारीख चुप में रह मोदी जाते को हैं सही खारिज गलत कर रहे पर। हैं। नहीं, मैं सुन लीजिए प्रेम भाई, मैं केवल यह कह रहा हूँ, मैं आपकी, विनय जी की, ऋषि भाई की, तीनों की बातें मान लेता हूँ। भगवान करे कि आप लोग सही निकलें, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर ये कंसेंसस है तीनों में कि इस बार मोदी जी जा रहे हैं, तब तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। इतना क्यों आप लोग बिल्कुल बेचैन जैसे होके बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या जाने से सही को सही मोदी की और नैया गलत को पार हो गलत जाए? नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मत सोचिए किसी के, नहीं फैसला तो जनता करेगी ना, हम आप थोड़े करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं मैं 4 जून को अगर आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है, तो मैं कहता हूं कि फिर तो आप लोगों को बहुत आश्वस्त होना चाहिए। इतना घबराना नहीं चाहिए कि मोदी के अयोध्या में जाने से फिर से वो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा और फिर से ये मोदी फायदा उठा लेंगे। मैं कह रहा हूं कि मतदाता इतना बेवकूफ नहीं, वो गलत कर रहे हैं कि इसको बताइए ना। श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर के, प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि वोटर जा रहे हैं, वो बताइए ना। सही और गलत अपना पक्ष तो जनता की आंखें तो खोलिए आप, अनुभव से बताइए सही है कि गलत है। भाई मंदिर की सजावट हो नरेंद्र मोदी जी के जाने पर, एक श्रद्धालु के जाने पर, सही है कि गलत है, बताइए ना। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये गलत हो रहा है तब तो और वोटर नाराज हो जाएगा। अगर आप सही कर रहे हैं, अगर कोई अनैतिक काम हो रहा है तब तो निश्चित रूप से वोटर नाराज हो जाएंगे। आप खुश होइए इस बात को। अगर आज अयोध्या में कुछ गलत हो रहा है तो मैं बता दूं आपको, अयोध्या के लोग ही अगर होगा तो फैसला करेंगे। लेकिन वोटर को, प्रेम कुमार जी, मतदाता पर भरोसा रखिए, मतदाता पर भरोसा रखिए। जो मतदाता फैसला करेगा उसको मान लीजिएगा। अगर बीजेपी जीतती है अयोध्या में और 4 तारीख को जीतते हैं तो मान लीजिए कि आज अयोध्या मोदी का जाना सही था। आप बताइए इस बात को। तो देखिए मेरा ये कहना है कि हर चीज, आप वकील हो सकते हैं, मैं वकालत कर सकता हूं, जज तो जनता है। जनता जो अपना फैसला देगी 4 जून को, उस फैसले को मान लीजिएगा। ठीक है ऋषि भाई, कहना है। ठीक है ऋषि भाई बोलिए। देखिए मेरा ये मानना है, देखिए 2 विद्वान पत्रकार रामकृपाल जी और प्रेम जी हैं, बड़ा सुंदर लगा इन लोगों को सुनते हुए हमें। लेकिन मैं रामकृपाल जी से भी एक आदरणीय रामकृपाल जी से कहना चाहूंगा, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। यदि एज ए श्रद्धालु प्रधानमंत्री जाते हैं अयोध्या और वहां से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। कोई भी भाई, हम राम भक्त हैं, क्यों नहीं जा सकते, चुनाव है उससे क्या। लेकिन उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल राजनीति, अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, वो गलत है। दूसरी बात, ये बात तो सभी लोग मेरे बात से सहमत होंगे कि इमोशनल जो मुद्दे हैं, इमोशनल मुद्दे चाहे 370 का हो, राम मंदिर का हो, वो इस बार प्रभावी नहीं है। इस बार आप देखिए सामाजिक इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन, जो लोकल मुद्दे हैं वो इस बार अधिकतर प्रभावी रहे हैं। आप यदि दिखाएंगे तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बांसवाड़ा में देख लीजिए, राजस्थान के बांसवाड़ा में देख लीजिए, वहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है कैलाश चौधरी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में लड़ाई है। तो कहीं इस बार जो पिछले चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ, वही कैलाश चौधरी विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पे थे और लेकिन लोकसभा में बड़े मार्जिन से चुनाव जीत के आए।
तो ये इस बार जो इमोशनल मुद्दे को पुशअप किया गया, खासकर फरवरी माह में हम तमाम पत्रकार ये एनालिसिस कर रहे थे कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद बीजेपी को बड़ा बाउंस बैक मिलेगा, वो मिलता हुआ अब तक नहीं दिख रहा है, सेकंड फेज तक नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बात सही है कि इमोशनल मुद्दे इस बार प्रभावी नहीं है और हमारे नेताओं को अधिक जोर लगाना पड़ रहा है। एक बात, दूसरी बात, रंजनी जी ध्यान से सुनिएगा, 4 तारीख को आपके चैनल पर जरूर समय दूंगा मैं। इस बार जो है कांग्रेस को खुद ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की नाराजगी केंद्र सरकार के लिए है और कांग्रेस की तैयारी उस प्रकार की नहीं थी। मैं स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस को लगा था कि साउथ में हम ठीक ठाक कर लेंगे, नॉर्थ में जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस का कांग्रेस को खुद उम्मीद नहीं थी और कांग्रेस की वो तैयारी नहीं थी। आपको याद होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव था, कांग्रेस 6-7 सीटों का उम्मीद कर रहा था, 30-32 सीटें कांग्रेस जीत गई। ठीक है, तो ये विपक्ष की भी कमजोरी है, इसको प्रेम जी को मानना होगा। रामकृपाल सर कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। ऋषि भाई, रामकृपाल सर कुछ कहना चाह रहे थे। जी रामकृपाल सर। मैं ऋषि भाई मुझे कह रहे हैं कि कांग्रेस को उत्तर भारत में इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं इनसे पूछ रहा हूं, बिहार में 9 सीटों पर लड़ रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, बंगाल में इंडिया अलायंस में आप हैं ही नहीं, तो भैया कुल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? कांग्रेस को अगर मान लीजिए 100% जीत जाए तो भी 17-9 कितना होता है? 26 सीट होती है भैया, 2 स्टेट मिला के 26 सीट होती है। रामकृपाल जी, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं, कांग्रेस बिहार में पिछले बार 1 सीट जीती थी, इस बार कटिहार में कांग्रेस को एज है, किशनगंज में कांग्रेस के एज है, कांग्रेस को जो इंडिपेंडेंट है पप्पू यादव पूर्णिया में एज है। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम बड़े पत्रकारों से आप कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे यदि कांग्रेस 9 में से 4-5 सीटें 120 सीटों में कितनी सीटें हैं आपकी? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं 16 सीट पर आप लड़ रहे हैं। मैं बिहार के 40 सीटों पे काम कर रहा हूँ, मैं सुन तो लीजिए। इसी तरह बेतिया में कांग्रेस ने गलत उम्मीदवार को दिया है, यदि वहां शाश्वत केदार को देते तो चुनाव जो संजय जायसवाल हार जाते। मैं बार बार कह रहा हूँ कांग्रेस ने भी गलतियां की है, लेकिन कांग्रेस को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार, वो उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, मैनेजमेंट में। रामकृपाल सर, आप इस पर रिस्पॉन्स करें, उसके बाद मैं चलूंगा विनय जी के पास और जी वो उनका एनालिसिस है बिहार को लेकर। मैं केवल यह कह रहा हूं कि 2 राज्य मिला करके आप कुल 24 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। हाँ। जो 60 साल इस देश पे राज की है, वो उत्तर प्रदेश बिहार में सिर्फ ये 17-9 कितना होता है, 26 सीट पर आप महागठबंधन में देखिए ना, कांग्रेस कितना महागठबंधन में देखिए ना सर, 12 सीट पा जाएगी। महागठबंधन के सिनेरियो में देखिए ना, महागठबंधन तो के सिनेरियो में देखिए ना। नाम मत लीजिए। ठीक है, नहीं अभी ऋषि भाई आपने कांग्रेस का नाम लिया, इस वजह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलती की, उस पर आपके पास। ठीक है, अब आते हैं कौशल कांत जी, आपके पास आते हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जो ऋषि भाई के पास आई, रामकृपाल सर के पास आई, प्रेम सर के पास, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो इस बार आ रहा है, प्रेम सर आ रहे हैं, तो आप बीजेपी के पास चलते हैं। एक बड़ा मुद्दा ऋषि जी ने उठाया, रामकृपाल सर ने भी उस पर खंडन भी किया था हालांकि, कि भाई इस बार कोई इमोशनल कार्ड नहीं चल रहा है। जो राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, नोटबंदी हो, उस टाइप के जो मुद्दे 14-19 में चले थे, उस टाइप का कोई इमोशनल कार्ड इस बार आपका नहीं चल रहा है। हमें इमोशनल कार्ड चलने की जरूरत ही नहीं है। हम तो विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। हाँ, यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो जो जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक साथ खड़े हैं, और वो सिर्फ भ्रष्टाचारी ही नहीं है, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और सब लोग एक साथ स्टेज पे नजर आते हैं। इनको बेरोजगारी बढ़ी हुई नजर आती है, इनको महंगाई नजर आती, क्यों नजर आती है? अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में होने वाला सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया? सरकार के पैसे से होता था ना, इनके लिए तो महंगाई आई गई ना। विनय सिंह ने आपसे पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, आपने उनके जवाब नहीं दिया, जवाब दे दीजिए उनके मुंह पे। चलिए मैं रोजगार, अगर महंगाई दर की बात करते हैं, जो उनके समय में 10 सालों में एवरेज थी 9.4%, आज घट करके पिछले 10 सालों में 5.4% हो गई थी।
जो रोजगार के अवसर की बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में आज के रोजगार के अवसर अगर देखे जाएं 12 से 14 गुना बढ़े हैं। लेकिन हमारे मित्र कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। अरे वो नौकरी की बात कर रहे हैं। देखिए नौकरी और रोजगार के अवसर में थोड़ा अंतर है। वो नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी कितनी दी? अरे भाई वो नौकरी उन्होंने कितनी नौकरी दी थी उन्होंने? अरे विनय जी बीच में नहीं, आपने जितनी नौकरी विनय जी एक एक करके आएंगे। विनय जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जब नौकरी दी थी तो उसको हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। क्योंकि 80% लोग एक ही जाति के आ गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम यादव लोक सेवा आयोग बना दिया गया था। किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने तो नौकरी खाई। और ये आरक्षण की बात करते हैं, दलितों के आरक्षण को खत्म करके, उनको कम करके, उनकी जगहों पर अपने सजातीय लोगों को और एक एरिया के लोगों को, कुछ एरिया के लोगों को, एक जाति के वर्ग को, विशेष वर्ग को नौकरी दी थी, जो लोग सफाई मनपुरी और उस एरिया में रहते हैं। अरे भाई क्या बात करते हैं? आपने हमेशा जवाब दीजिए। ठीक है सुनिए, जवाब दीजिए विनय जी। रुक जाइए अच्छा अभी और है रुक जाइए। ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है जो पार्टी कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिटर्न में कहती थी कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लो जाए। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप इनको आतंक नौकरी के वापस क्यों ले रहे मुकदमे, इनको आप विधानसभा और राज्यसभा में भेज दो। तो ये तो ऐसी पार्टी है जिन्होंने वोट बैंक के चक्कर में पूरे प्रदेश को बेचा और इंडी गठबंधन ने पूरे देश को बेचने की कोशिश की। जवाब दीजिए। तुष्टीकरण की सियासत का आरोप आपके ऊपर है। पाकिस्तान ठीक है, जवाब लीजिए। बोलिए विनय जी। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बोलिए। क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे देश का मुसलमान आप सुनिए डॉक्टर साहब सुनिए। पेपर लीक सेवा आयोग के अध्यक्ष, आपने किया ही क्या है आज तक? केवल पेपर लीक किया है और आप ज्ञान बांट रहे हैं दूसरों को। देखिए अंजनी जी, मैं बताऊं ना, आमदनी पेपर लीक करते हैं 2 महीने में दोबारा पेपर लीक होता है, 2 महीने में। सुन लीजिए कौशल का जी, पेपर लीक हुआ लेकिन वो वैकेंसी दोबारा आई तो नहीं ना। ठीक है सुन लीजिए विनय जी, सुन लीजिए कौशल का जी, सुन लीजिए विनय जी को सुनिए। आपकी तरह से भ्रष्टाचार तो नहीं मनाया गया। आप सुनिए ना आमदनी न व्यवस्था कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था की? अभी ये हम नहीं कहते, ये तो विश्व का इंडेक्स कहता है। ये हम नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है। इतना दर्द क्यों होता है? आपको जवाब देता जा रहा हूं ना। आपने कहा 5वीं इकोनॉमी नहीं, तो आप बताओ कौन सी इकोनॉमी है? आपके समाजवादी पार्टी का जो इंडेक्स है उसमें देश की इकोनॉमी कहां, बताओ ना। आप बताओ ना, आपके हिसाब से महंगाई दर कहां है? आपका जो समाजवादी पार्टी का इंडेक्स है, जो माननीय मुलायम सिंह जी ने नकल की व्यवस्था करके बनाया था कि उन्होंने तो पूरे प्रदेश के बच्चों को किताब रख करके एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया था। उस नकल व्यवस्था से जो लोग बने हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका इकोनॉमिक इंडेक्स क्या कहता है? उनकी इकोनॉमी दर क्या कहती है? उनकी महंगाई दर क्या कहती है? डॉक्टर साहब आपने बोला, विनय जी बोलिए। बताइए ना मेरे को। डॉक्टर साहब हाँ विनय जी बोलिए। ये कहते हैं विनय जी ने रोजगार गिनवा दिया, रोजगार के अवसर को गिनवाया उन्होंने। कहीं पे अवसर नहीं मिले हैं। आप ये बताइए, ये कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का स्वाद आप कैसे जानेंगे? कैसा है, खट्टा है या मीठा है? जब महंगाई कम आपको महसूस नहीं हो रहा है? आप महंगाई जब कम होगी, जनता उससे निजात पाएगी, तब तो हम जानेंगे हम 5वीं अर्थव्यवस्था। अरे डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आप तो बन गए लेकिन उनको स्वाद ही नहीं मिल रहा है। खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, क्या कैसी अर्थव्यवस्था है? स्वाद बांटिए ना उनके तक। डॉक्टर साहब थोड़ा वो स्वाद उन तक भी पहुंचाइए। अकेले लेके बैठे हैं आप। अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ आ रहे विनय भाई, आपका सवाल बहुत वाजिब है। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। इसके बाद मैं प्रेम सर के पास चलूंगा। अरे सुन तो लीजिए। अब विनय जी सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ कि स्वाद आप तक क्यों नहीं पहुंचा? बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। भाई अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है, खट्टी है मीठी, उनको पता नहीं चल रहा है। जिनकी जीभ में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और MY फैक्टर का स्वाद लग गया हो, उन्हें ये वाली इकोनॉमी नहीं समझ में आती, ये वाला स्वाद नहीं समझ में आता है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 7 IIT बने हैं, 268 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 एम्स काम कर रहे हैं, GDP डबल हो गया है, 750 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है,
20 राज्यों में मेट्रो जा रही है, 99% से ज्यादा गांव में बिजली जा चुकी है, 4067 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया है, 53,700 किलोमीटर का हाईवे बन गया है, 68,000 किलोमीटर का रेलवे का एक्सटेंशन हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तो बन गई है। आपने गिनवा दिया कि ये चीजें इसके स्वाद मिलना चाहिए। अब प्रेम सर देखिए, वो कह रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जो आपने काम किया उसका स्वाद तो उनको मिल नहीं रहा है। अब वो दे रहे हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था की गोली तमाम सारा स्वाद बताया, आपने भी वो स्वाद देखा कि नहीं? प्रेम सर आ रहे, प्रेम सर आइए, प्रेम सर आइए। प्रेम सर, दोनों पार्टियों को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं भाई अर्थव्यवस्था हमारी 5वीं नंबर पहुंच गई, वो कह रहे हैं हमको स्वाद नहीं मिल रहा। वो बता रहे हैं कि स्वाद कैसे मिला, आप तक भी स्वाद पहुंचा था कि नहीं विकास का और अर्थव्यवस्था का? जी देखिए, कौशल कांत जी कह रहे हैं कि डबल हो गई हमारी जीडीपी। बिल्कुल डबल हुई, पहले 7 साल में डबल हो रही थी, अभी 10 साल में डबल हुई है, लेकिन वो ये बात नहीं बताएंगे। ये कह रहे हैं 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठ गई, नीति आयोग का आंकड़ा बता रहे हैं। 27 करोड़ यूपीए सरकार में बाहर हुई थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि मिडिल क्लास की आबादी किस तरीके से गरीबी के गर्त में, गरीबी रेखा से नीचे चली गई। जो मिडिल क्लास में थे वो नीचे चले गए। ये नहीं बताएंगे कि जिनकी नौकरी छूट गई, नौकरी देने की बात तो होती है, हमने इतना दिया, हमने उतना दिया, सब सुना। और जितनी नौकरी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में छूट गई उसका जिक्र नहीं करेंगे। उद्योग धंधे बंद हुए उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये सारी चीजें वो फील जनता कर रही है। एक बात में रामकृपाल सिंह सर जो बोल रहे थे, वहां आना चाहता था, तब टिप्पणी करना चाहता था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस अब बिहार और यूपी को लेके 26 सीटों पे लड़ रही है। उनका शायद ये कहने का मतलब था कि लड़ ही नहीं रही है ज्यादा सीट तो सरकार कैसे बनाएगी, संभवतः वो यही कहना चाह रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब तक 326 सीटों पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि 272 से कम सीटों पे लड़ रही है, और भी अभी किया जाना बाकी है, तो फाइनल फिगर अभी बाकी है। इसलिए कोई भ्रम न रहे, इसलिए मैंने ये टिप्पणी की थी कि वो भी अपर्याप्त संख्या में लड़ रही है। और गठबंधन वाले प्रदेशों में, बिहार यूपी में कम लड़ रही है, तो गठबंधन वाले प्रदेश कितने हैं? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे ही कुछ एक प्रदेश है, बाकी सब जगह तो कांग्रेस ही लड़ रही है। इसलिए ये परसेप्शन देना कि कांग्रेस उतनी सीटों पर नहीं लड़ रही है कि वो सत्ता में आ सके, ये गलत है। रामकृपाल सर, इसको करेक्ट किया जाए। ठीक है, उन्होंने ऋषि मिश्रा को कोट किया था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। रामकृपाल सर, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं प्रेम भाई, अभी 6 महीने पहले हम आप साथी थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जब चुनाव हो रहा था। अभी भाई लोग कह रहे हैं ना कि उत्तर भारत में बहुत बुरी हालत है बीजेपी की, तब भी याद होगा आपको, आप लोग कह रहे थे कांग्रेस स्वीप कर रही है, स्वीप कर रही है। जो हालत हिंदी प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुई, वो 6 महीना अभी बीता है। वो 6 महीने में कांग्रेस कौन सा चाँद ये तोड़ लाई है जो एकदम कांग्रेस का कायाकल्प हो गया। और जो मतदाता मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी को लगातार पिछले 10 वर्षों से हमेशा स्ट्राइक रेट 90% के करीब रहा, वो मतदाता अचानक 90% लोकसभा में कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, ऐसी खुशफहमी मुझे नहीं है। हम आप फिर 4 जून को कहीं ना कहीं मिलेंगे। मेरा केवल ये कहना है कि जो 4 राज्य हैं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, 210 सीटें होती हैं। अगर कांग्रेस को कुछ बेहतर करना था तो यही चांस था, लेकिन इन चारों राज्यों में कांग्रेस केवल 43 सीट पर इंडिया अलायंस के तहत लड़ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 43 सीट पर कुल कांग्रेस लड़ रही है 210 में, और अगर विनेबिलिटी 50% हो, तब भी कितनी सीट मिलेगी? ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आखिरी सेगमेंट में आ गए हैं। फाइनल कमेंट ऋषि आपका, ऋषि जी फाइनल कमेंट आपका। ठीक है ऋषि जी, 21 सीट मिली थी। ठीक है सर, हम आखिरी चरण में आ गए। ऋषि जी फाइनल कमेंट आपका। 2 सवाल है मेरा। रामकृपाल जी की बात से सर सहमत हूं कि अब सर सवाल का वक्त नहीं है, अपना फाइनल कमेंट दीजिए सर, हमारे पास 10 सेकंड है। फाइनल कमेंट ही दे रहे हैं। देखिए, रामकृपाल जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ा चेंज नहीं कर देगा, लेकिन कांग्रेस जो बीजेपी के सैचुरेटेड पोजीशन है तमाम राज्यों में, वहां सेंध लगाती हुई दिख रही है, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। इस बात को मानना होगा।
दूसरा मेरा ये बात कहना है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता देश के नामी जाने माने डॉक्टर है, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है जाते जाते कि परकला प्रभाकर का नाम सुना होगा, निर्मला सीतारमण जी के माननीय पति हैं। उन्होंने खुद कहा है, हम पत्रकार कहे न कहे, उन्होंने खुद कहा है कि 24 में मोदी जी आ जाएंगे तो फिर 29 में चुनाव नहीं होगा। तो उस पर क्या कहना है? तो निर्मला सीतारमण के पति हैं, कोई कांग्रेसी नेता तो है नहीं। परकला प्रभाकर तो उन्होंने कहा है कि जो ये ठीक है, चलिए सर, इतना ही समय था, जवाब अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय इतना ही है, हमारे टीम रोक रही है हमको। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल सर आपका, कौशल कांत जी आपका, विनय जी आपका, ऋषि जी आपका, प्रेम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी बस अपनी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन इस पर सियासत हो रही है और सभी पार्टियों का अपना एजेंडा है। कुछ पार्टियां वहां राम से दूरी बना के अपना एजेंडा सेट कर रही है, तो कुछ लोग राम के दर पे जाकर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। जनता स्मार्ट है और इसी के साथ सबका हिसाब होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।